नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और बहुत दिनों से हम केतु के आध्यात्म की बात कर रहे हैं और हमने विभिन्न राशियों में केतु किस प्रकार से व्यक्ति को आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाता है इसकी हमने चर्चा की। और आज हम इस यात्रा का पटाक्षेप कर रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि की, यानी पाइसेस राशि की। पाइसेस राशि के साथ केतु का क्या संबंध है और जब किसी व्यक्ति का केतु मीन राशि में होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, और वैसे भी आकाश में जब केतु मीन राशि में होता है तो इस दुनिया में क्या बदलाव आते हैं, इस सब की हम बात आज करेंगे। मीन राशि जो है सोलर सिस्टम की या सौरमंडल की अंतिम राशि है और ये बहुत महत्वपूर्ण राशि है। और इस राशि का जो संबंध है जल से है, और जल की जब हम बात करते हैं तो इस दुनिया के जितने भी समुद्र हैं उन सारे समुद्रों का जल मिला लें तो उस जल की हम बात करते हैं, अथाह जल की बात करते हैं। वैसे भी पृथ्वी मात्र 30% है और 70% जल है। और यह हमारा संबंध है प्रकृति के साथ कि हमारे शरीर में भी 30% तो बाकी सब एलिमेंट्स हैं, लेकिन जल 70% है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा बड़ा गहरा संबंध प्रकृति, पृथ्वी और समुद्र से है, आप चाहे किसी भी राशि के क्यों ना हो। और एक और पॉइंट है जहाँ पर विज्ञान और आध्यात्म दोनों में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, दोनों इस पॉइंट पर एकदम सहमत हैं कि जीवन की यात्रा जो है वो जल से शुरू हुई। और ये भी कमाल की बात है कि जीवन की यात्रा जल से शुरू होती है, और जब प्रलय का दिन आता है, जब सुनामी आती है, लास्ट सुनामी आती है, तो सब कुछ जल में ही बह जाता है। और हमारे शास्त्र तो बोलते ही हैं कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है कि जब प्रलय आई फिर दुनिया समाप्त हो गई और उसके बाद फिर जीवन की शुरुआत हुई। तो जल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वहाँ से जीवन का अंत भी है, वहाँ से जीवन की शुरुआत भी है। मीन राशि के साथ प्रत्येक ग्रह का एक अलग प्रकार का संबंध है। जब प्रलय आती है तो जाहिर है कि समुद्र जो है मीन राशि से प्रत्येक ग्रह का अपना एक संबंध है, वो काफ़ी अटूट भी है। जब प्रलय आती है तो सूर्य का जो तेज है वो क्षीण हो जाता है और सूर्य समुद्र में जाकर बैठ जाता है। अब जाहिर है कि अगर सूर्य लुप्त होगा तो फिर सारे ग्रह लुप्त हो जाएंगे। और बृहस्पति जो है, बृहस्पति से प्रत्येक ग्रह का संबंध है और प्रत्येक ग्रह कुंडली में बृहस्पति के साथ योग बनाता है। जैसे बृहस्पति के साथ सूर्य, चंद्र, मंगल और केतु राजयोग बनाते हैं। शुक्र जो है वो यहाँ आकर उच्च का हो जाता है, और अगर बृहस्पति के साथ हो तो इसकी भी बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। राहु जो है बृहस्पति के साथ, इसके नक्षत्रों के साथ, वहाँ पर उसे गुरु का नक्षत्र मिलता है, फिर शनि का मिलता है, फिर बुध का मिलता है, तो उसका भी कनेक्शन बैठ जाता है। लेकिन एक ग्रह है जिसका कनेक्शन नहीं बैठता, वो है बुध। बुध इस राशि में आके नीच भी हो जाता है। और दूसरा कारण यह भी है कि ये जो बुध जो है, बुध और गुरु में व्यक्तिगत रंजिश है, दुश्मनी है, और शास्त्रों में उसे वर्ण शंकर भी कहा जाता है। अब रहा शनि, तो शनि के साथ बृहस्पति का बड़ा गहरा संबंध है। हालांकि जनरली तो लिखा होता है शास्त्रों में कि बृहस्पति और शनि सम हैं, लेकिन अगर हम नाड़ी दोष ज्योतिष की बात करें या सप्तऋषि नाड़ी की बात करें तो वहाँ पर बृहस्पति और शनि को बहुत गहरा मित्र मानते हैं। और शनि तो वैसे भी रेवती नक्षत्र में पैदा हुआ था जो मीन राशि में आता है, तो इसका वैसे भी संबंध है। इसके अलावा
जो शनि है वो व्यक्ति से मेहनत कराता है। उसको अगर अनुशासन में रहता है, आदमी अनुशासनबद्ध है, मेहनत करता है, सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज है, तो फिर गुरु उसके ऊपर सारी कृपा करता है। तो इन दोनों में गहरा संबंध है। तो मीन एक ऐसी, या मीन राशि बोलें, या बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ सारे ग्रह कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए बृहस्पति को शास्त्रों ने गुरु की संज्ञा भी दी हुई है। कई जगहों पर राहु को नीच बोला गया है कि राहु मीन राशि में नीच का हो जाता है। सुनील गावस्कर की कुंडली में राहु जो है मीन राशि में है और उनका लग्न मकर है, तीसरे भाव में है, और 1971 में उनको राहु की 18 वर्षीय दशा आई थी। उसी समय वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे गए थे, और उस समय अगर आपको याद हो तो वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर थे बहुत ही ख़तरनाक बॉलर थे। उनको झेलना बहुत ही मुश्किल काम था, और ये 5.5 फुट के और बिना हेलमेट के खेलते थे उन दिनों। वहाँ पर इन्होंने 700-800 रन बनाए थे पहले टूर में, जो इनका अपने आप में रिकॉर्ड था। तो ये भी भ्रम है कि राहु जो है मीन राशि में आके नीच का हो जाता है। तो यह राशि और बृहस्पति, इसका संबंध बहुत गहरा है, और ये आखिरी राशि है तो होना भी चाहिए। गावस्कर के रिकॉर्डों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो पहले पूरे विश्व के खिलाड़ी थे जिन्होंने 10,000 रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में। बाद में तो बहुत लोगों ने बनाए, लेकिन पहला उनका रिकॉर्ड था। तो ये सारे काम राहु की दशा में शुरू हुए थे। 1971 से उनका कार्यक्रम, उनका खेल का दौरा शुरू हुआ था, या वो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर आए थे। उसके बाद 87 के आसपास शायद उन्होंने रिज़ाइन किया था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि राहु की पूरी दशा ने उन्हें कभी नीचे उतरने ही नहीं दिया। जिस पायदान पे वो चढ़ गए थे उसी पायदान पे उन्होंने एग्ज़िट भी किया। मीन राशि का जो प्रतीक है आपने देखा होगा, तो वहाँ पर 2 मछलियाँ हैं जो एक दूसरे की पूंछ से जुड़ी हुई हैं। जब भी 2 व्यक्ति आमने सामने होते हैं तो उनमें विरोधाभास से लेकर युद्ध तक की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन जब आप पूंछ से कनेक्ट होते हैं तो उसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पर एक की यात्रा ख़त्म हुई, दूसरे की यात्रा शुरू होगी। इसीलिए जो मीन राशि है, जो जल का प्रतीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जल में ही जीवन की समाप्ति है, और जल से ही जीवन का शुरुआत है। जल के बिना ना तो हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं, ना ही पशु पक्षियों की, ना ही पेड़ पौधों की, तो कर ही नहीं सकते। ये जो प्रतीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि इन प्रतीकों से आदमी ने बहुत सीखा है ओवर द ईयर्स। 10,000 साल में जितना आदमी ने सीखा है, उसने इन प्रतीकों से सीखा है, और ये प्रतीक बड़े काम के हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जब ऊँट चलते हैं, एक रेगिस्तान से दूसरे रेगिस्तान में जाते हैं, तो वो एक दूसरे की पूंछ से बंधे होते हैं। तो इतनी लंबी यात्रा वो कर लेते हैं। जब सेनाएं चलती हैं, सेनाएं मार्च करती हैं, तो एक सैनिक के पीछे दूसरा सैनिक होता है, और जब सेनाएं आमने सामने होती हैं तो युद्ध होता है। तो बहुत कुछ सीख हमने नेचर में, मैं तो बोलता ही हूँ, आदमी का जो शरीर है, ये एपरेटस जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, सबसे परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। इससे विज्ञान ने बहुत कुछ सीखा, और जितने प्रतीक हैं उनसे ही आदमी ने सीखा, वरना सीख और कहीं किसी दूसरे लोग से नहीं आई। बृहस्पति मूलतः धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रह है, लेकिन केतु पूरी तरह से आध्यात्मिक ग्रह है। जब भी बृहस्पति और केतु साथ होते हैं आकाश में या किसी कुंडली में, तो वहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, और वो समय पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होता है जब आकाश में बृहस्पति और केतु की युति हो, और जो लंबी चलने वाली हो। अगर वो साल सवा साल चल जाए तो ये समय बहुत अच्छा होता है। हमने इसका अध्ययन भी किया है। वहाँ उन दिनों में तो इस दुनिया में शांति रहती है, और मौसम वगैरह बाकी सब अच्छा रहता है। जब दोनों ग्रह मिल जाते हैं किसी कुंडली में, तो वहाँ पर संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और जब
जब हम गुरु के प्रति अनुराग से, श्रद्धा से भर जाते हैं तो वहाँ पर तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पूरी आराधना के साथ, पूरे मन के साथ, अनुराग के साथ और श्रद्धा के साथ जब आप इस मार्ग पे बढ़ते हैं तो केतु आपकी बहुत मदद करता है। केतु के विषय में हमारे पास कोई विशेष जानकारी नहीं है शास्त्रों में। अधिकतर तो उसे राक्षस बोलते हैं, बहुत ख़राब बोलते हैं, केतु कुंडली में है तो हो गया काम। आजकल तो काल सर्प दोष पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, और कहीं उसको अच्छा बोलते हैं, लेकिन उसे मोक्ष कारक भी बोलते हैं। तो मैं जब पढ़ता था शुरू में तो सोचता था कि ये कैसे हो सकता है, एक ग्रह राक्षस ग्रह है जो हर तरह का अनिष्ट करने को तैयार बैठा हुआ है, और उसके बाद में हम उसको मोक्ष कारक बोलते हैं। तो मोक्ष कहाँ से आ गया? जो ग्रह खुद ही राक्षस है और सुख देने की उसकी कोई उससे चेष्टा नहीं की जा सकती, और फिर वो मोक्ष कर रहा है, तो ये विरोधाभास नहीं है? तो मैंने बड़ा सोचा, बहुत विचार किया। जब विचार किया तब मेरे को कुछ बात समझ में आई, वो आज मैं आपसे शेयर करता हूँ। वैसे जैसे जीवन पूरा विरोधाभासी है, पैराडॉक्सिकल है, इधर अच्छा मालूम पड़ता है उधर बुरा हो जाता है, उधर बुरा मालूम पड़ता है इधर अच्छा हो जाता है, तो जीवन में पैराडॉक्सिकल होता है। तो केतु भी पैराडॉक्सिकल है। केतु कहीं अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, अच्छा बुरा तो बोलते ही हैं लोग, लेकिन मोक्ष कारक सब बोलते हैं। यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है कि मोक्ष कारक है। मोक्ष ऐसा भी चीज़ नहीं है कि हर किसी को हो जाए, बहुत बिरलों को मोक्ष होता है। और मोक्ष की जो यात्रा कहाँ शुरू होती है? आसानी से तो यात्रा शुरू नहीं होती। जब तक आदमी कृतज्ञ नहीं होगा, ग्रेटिट्यूड से नहीं भरा होगा, उसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा के लिए श्रद्धा करना पड़ती है। विश्वास इस तब होता है जब हमने आदमी को देखा, वो आदमी झूठा नहीं है, हमने विश्वास कर लिया कि साहब ये आदमी तो झूठा नहीं है, ईमानदार है। लेकिन श्रद्धा करनी पड़ती है। हम प्रभु पे श्रद्धा करते हैं तो श्रद्धा पहले करते हैं, और जब श्रद्धा होती है तब आदमी के पास इफ़ एंड बट्स, वो पैराडॉक्सिकल के प्रोसेस से निकल आता है, कृतज्ञ होना शुरू हो जाता है। ही हैज़ टू बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। जब आप सबके प्रति ग्रेटिट्यूड से भर जाते हैं, वहाँ केतु आपकी मदद करता है। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि कृतघ्न के दर्शन मंदे। जो कृतघ्न हो यानी जो नॉन ग्रेटिट्यूड वाला व्यक्ति हो, उसके अगर आपको दर्शन भी हो जाएं तो वो भी मंदे, वो भी आपका दिन भले ख़राब ना करें, लेकिन मन आपका अवश्य ख़राब कर देते। लेकिन कृतज्ञ होना सबसे कठिन कार्य है। हम तो कृतज्ञ होते ही नहीं। अगर आप कृतज्ञता की बात करें, मान लीजिए आपकी किसी ने मदद की बुरे वक्त में, अब आप बहुत बड़े आदमी हो गए, अगर वो कभी आदमी मिल जाएगा तो आप उससे आंखें चुराएंगे। नंबर एक, ऐसा नहीं कि उसके जाके एकदम हाथ पकड़ लें, बोलें, गले मिलें कि भाई साहब आपने क्या मदद की। आप उससे भागना चाहेंगे, कहीं वो आपके बारे में बता दे कि कल तो कुछ भी नहीं थे साहब, तो फिर आपका तेवर कहाँ से कहाँ जाता है। तो अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो मोक्ष की कल्पना कैसे हो सकती है। तो कृतज्ञ तो हमें अपनी सांस के लिए भी होना चाहिए। मैं ज़िंदा हूँ, आप ज़िंदा हैं, बहुत बड़ी बात है। कल रात 10 लाख लोग मर गए इस दुनिया में, और हर रोज़ 10 लाख लोग मर जाते हैं। हम विचार करते हैं, हम अपनी मौत का विचार करते हैं या अपनों की मौत का विचार करते हैं। तो कृतज्ञता जिसकी हम बात करते हैं, इतनी गहरी कृतज्ञता जब हो जाती है तब पक्षी के प्रति हो जाती है, पेड़ के प्रति हो जाती है, फूल के प्रति हो जाती है, अनजान के प्रति हो जाती है। किसी और को दर्द हो तो आपको दर्द होता है। वो उस कृतज्ञता की बात करता हूँ। जब व्यक्ति उस लेवल पे कृतज्ञ हो जाता है तब केतु उसके मोक्ष की यात्रा का प्रबंध करता है, उससे पहले नहीं। कहने को तो लिख दिया हमने शास्त्र में, केतु 12वें घर में हो तो मोक्ष होता है। मेरी ज़िंदगी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड लोग वही मिले जिनका केतु 12वें में था। हम अपने अहंकार से निकल नहीं पाते। अगर किसी ज्योतिषी की 2-4 भविष्यवाणियाँ सत्य हो जाएं तो उसे आसमान से नीचे उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बल्कि सोचना तो ये चाहिए कि आपको गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु कहीं बैठा हो आपकी कुंडली में, उसने ज्ञान दिया, केतु ने आपको इंट्यूशन दिया, तो आप तो पूरे कृतज्ञ हो जाना चाहिए कि
ये हे प्रभु, तूने मुझसे ऐसा काम करा दिया, मैं शायद इसके लायक था कि नहीं था, और तूने मुझे सोचा इस लायक, तेरी कृपा। तो ये कृपा जब आदमी के भीतर गहरे उतरती है, जब वो कृतज्ञ होता है, तो जब वो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, तो फिर उसे हर चीज़ अलग दिखाई पड़ती है। जब उसे अलग दिखाई पड़ती है तो वहाँ पर केतु उसकी मदद करता है, उसकी इस जन्म की जो भी कुकर्म है उससे उसकी मुक्ति करता है, वो आने वाले जन्मों को सुधार देता है। इसलिए केतु को हम मोक्षकारक बोलते हैं। मेरे पास पहली कुंडली शरद पवार की है, इनको मैं जानता भी था, और इनका जो लग्न है वृश्चिक है, स्कॉर्पियो में, वहाँ पर सूर्य है, बुध है, और केतु जो है मीन में है और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में है, यानी शनि के नक्षत्र में है। छठे घर में शनि है, गुरु है, चंद्रमा है, एकादश में राहु है, और 12वें घर में मंगल है और शुक्र है। ये पॉलिटिक्स में हैं, आज बड़े एक्टिव हैं, आप इनको जानते ही हैं, बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जो मेरा अनुभव है, इज ए गुड ह्यूमन बीइंग। और इनका जो केतु है वो है मीन राशि में, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। कहने को तो ये शनि के नक्षत्र में है, तो ये शनि के नक्षत्र में है, तो इसको इतना बड़ा पद नहीं देना चाहिए। और भी कारण रहे होंगे, हम सिर्फ केतु से बात करते हैं। केतु जब पंचम भाव में होगा और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में होगा, यानी शनि के नक्षत्र में होगा, तो पूर्व जन्म के पुण्यों का फल देने बैठा हुआ है। हालांकि शनि नीच का है, लेकिन उसके बाद भी शनि योग में है, गुरु के योग में है, चंद्रमा गुरु के योग में है, मंगल शुक्र से कनेक्शन है, तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो केतु ने इनको वो सब दिया जो किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इनको कैंसर हुआ, दिखता भी है, सब कुछ देखते हैं। उसके बाद इनकी हिम्मत पस्त नहीं हुई। आज भी ये 80 साल के होने को आ गए, 80-81 साल के, आज भी इनकी हिम्मत कम नहीं है। आज भी ये बिल्कुल उसी जीवटता के साथ संघर्ष करने को तैयार हैं। हालांकि रिसेंटली इनके भतीजे अजीत पवार ने ये इनके अनुसार इनकी पीठ में छुरा भोंक दिया। वो अलग पॉलिटिकल राइवलरी होगी, लेकिन इनकी हिम्मत आज भी बनी हुई है। अगर इनका स्वास्थ्य इनको परमिट करेगा तो ये आज भी कमाल कर सकते हैं। तो केतु पंचम भाव में हो और मीन राशि में हो तो वो व्यक्ति को अनडाइंग एनर्जी देता है, ऐसा बल देता है कि वो थकता ही नहीं है। ये बोलते भी हैं कि मेरे को जो एनर्जी है 35-40 साल के व्यक्ति जितनी एनर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप देखिए आप कि अगर केतु मीन राशि में हो और नक्षत्र तो उसका शनि वाला है ही, तो वहाँ नक्षत्र खराब नहीं होता, क्योंकि केतु शनि के साथ मित्रवत हो जाता है और उसका एक अपना तरीका है। इनकी पॉलिटिक्स कंट्रोवर्शियल हो सकती है, अपने तरीके की हो सकती है, वो अलग इशू हो सकता है, लेकिन केतु ने यहाँ पर इनको बल दिया और उस बल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। एक और कुंडली मेरे पास मिका सिंह की। मैं काफ़ी प्रोग्राम किए हैं मैंने टेलीविज़न में, तो मैंने एक प्रोग्राम में इनको बुलाया था। मैं किसी सेलिब्रिटी को बुलाया करता था और उनकी कुंडली वहीं की वहीं बताता था, पहले से नहीं मालूम होती थी। वहीं उनसे पूछता था कि आपकी कुंडली क्या है, तो बताता था और ये प्रोग्राम लाइव होता था, लोगों को बहुत मज़ा आता था। और फिर इनसे पूछता था कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो अभी तक जितने मेरे प्रोग्राम हुए किसी ने मना नहीं किया। इनकी कुंडली वृश्चिक लगन की इनकी भी, और इनका जो चंद्रमा और केतु है वो पंचम घर में है। यहाँ पर जो केतु है रेवती के नक्षत्र में, यानी बुध के नक्षत्र में,
मंगल और शुक्र छठे घर में हैं। सप्तम भाव में गुरु है, बुध है, सूर्य है और 9th हाउस में शनि है, एकादश में राहु है। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा जो केतु जो है वो रेवती के नक्षत्र में पंचम भाव में, शरद पवार की कुंडली में पंचम भाव में था, यहाँ पंचम में है, यहाँ पर मून के साथ भी है। तो मून के साथ भी है, तो मून के साथ होता है तो आदमी को एक इंट्यूटिव विजडम देता है। तो ये जो गाना गाते हैं, इनका गाना सब लोगों से अलग गाना है। इस कारण से ये जब शुरू में बहुत चमके तो ये और जितने सिंगर उस समय बड़े फेमस थे, अब तो बहुत सारे आ गए, तो इनकी आवाज़ में कुछ अलग प्रकार की कशिश थी, अलग प्रकार का बात था। तो एकदम ये इनके जो दिलेर मेहंदी भाई हैं उनसे भी आगे निकल गए और ये वहाँ पर उस एक बार जो उस लेवल पे पहुँचे वहाँ से नीचे कभी नहीं आए। जब मेरे से मिले थे, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2006 के आसपास की, 5 या 6 की, तो मैंने इनको बोला था कि मेका बॉस बड़े फेमस होने वाले हो और दुनिया याद करेगी आपको। उसके बाद मिका ने नीचे मुड़ के नहीं देखा। कभी मिल जाते हैं, थोड़े आदर से प्रेम से बात करते हैं। मिका पाजी आप आगे बढ़ें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और केतु इनका जो है बुध के नक्षत्र में है। बुध यानी पैसा, तो पैसे का भी दौर है, बहुत पैसा कमाने वाले हो, बहुत अच्छा समय आने वाला है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।